ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और अभी एक हमारी क्लास के होनहार साहब उमैर शाह साहब मैंने एक बड़ी दिल की गहराइयों से एक सवाल पूछा कि सर कहाँ हैं, और उससे ज़्यादा गहराइयों से मैंने जवाब दिया मैं यहाँ पर हूँ। मैं आ गया था दरअसल आई वॉज गेटिंग कनेक्टेड विद द वेरी फास्ट इंटरनेट प्रोवाइडेड बाय माय सेल या फाइन। ओके जी। सो अच्छा जी, कल आप में से कितने लोगों को, पहले जरा ये हैंड रेजिंग सेरेमनी हम लोग करते हैं। ये हैंड रेजिंग सेरेमनी का मतलब क्या है, जरा आप में से कल कितने लोगों ने ग्रुप पर जो क्वेश्चन का मैंने आपको एक तस्वीर खींच के भेजी थी वो आप लोगों ने देखी है? पहले जरा वो हैंड रेजिंग सेरेमनी तो इतनी करें जिसने देखी है। अभी सिर्फ और सिर्फ बात देखने की हो रही, समझने की नहीं हो रही। अब जिसने नहीं भी देखा होगा ना वो भी हाथ खड़ा करके बोल रहा था हाँ जी मैंने भी देखी। चले, दैट्स गुड इनफ। अब सबका सब अपने हाथ डाउन कर लीजिए क्योंकि अब अगला क्वेश्चन करने वाले रिमोट। फाइन जी। अब मुझे आप ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने, जिन लोगों ने वो स्क्रीन में क्वेश्चन का जो आंसर का पैटर्न मैंने लिख कर दिया था समझ आया? ओहो, अच्छा नहीं, भाई माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को नजर बद से बचाए। अल्लाह आप लोगों की जो अकल और उसकी फहम है उसके अंदर और ज्यादा से फिटे मुंह, पूरी क्लास फिटे मुंह, किसी को समझ नहीं आया अब समझाना पड़ेगा इसको। बस मुझे था आगे चला जाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक पर चला जाऊंगा। और आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये मैं कहूंगा सिंस आप लोगों को समझ तो आ चुका है, देयरफॉर आप लोग इसका क्वेश्चन लिखिएगा, ब्ला 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 आंसर करिएगा, ब्ला 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 चीजें, लेकिन नहीं, सन्नाटा है क्लास के अंदर। ओके, समझा देता हूं मैं। फाइन। ओके, सो हम लोग जो है वो उस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल, उसका मैंने आप लोगों को लेआउट लिखवाया था, और उस लेआउट के लिखवाने पर अब हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि किस तरह से हम लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो पहले तो चीज ज़हन में रखना कि 12 मार्क की जो हम लोगों ने बात की थी कल, उस 12 मार्क के अंदर ये मैं जरा आपके साथ वो चीज शेयर करता हूँ जहां पर हम कल थे, और जस्ट बिकॉज ऑफ द बैटरी इश्यूज आई हैड टू रन अवे, और आप लोगों को मैंने बीच रास्ते में छोड़ दिया था। फाइन जी, देयर वी वर। सही है। दिस बेसिकली वाज द क्वेश्चन, या ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों का असल में अब हो चुका है असाइनमेंट, ठीक है? और अगर मैं इसका अगला पेज देखता हूँ तो इसका अगला पेज पॉसिबल। फाइन जी। सो अब ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर जो कंसिडरेशन है वो है इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन, सही है? और जो इवैल्यूएशन है वो कब आती है, जब आप या तो कंक्लूजन देते हैं या आप जजमेंट और जस्टिफिकेशन देते हैं, सही है? जजमेंट का मतलब क्या है कि इम्पैक्ट ए और इम्पैक्ट बी में से किसी एक को सेलेक्ट करना है कि व्हाई दैट इज गुड या व्हाई इट शुड बी देयर। यानी अगर मैं ये बात करता हूं कि बिजनेस का कोई भी एक रिजल्ट, कोई भी एक कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल एनपीवी, ठीक है? एनपीवी होने के ये फायदे हैं, फर्दर ये फायदा है, इन दोनों फायदा में से ये फायदा इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनएफपी, यानी कि ये नेल्सन फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, क्योंकि उसका ये रीजन। तो याद रखिए ये जो मैंने कहा ना कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरी जजमेंट, और बिकॉज द रीजन ऑफ दिस सिलेक्शन इज माय जस्टिफिकेशन। ये याद रखना
ये शुरू शुरू के अंदर जब आप जस्टिफिकेशन कर रहे होते हैं तो जस्टिफिकेशन करना इज गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। जैसे पहले क्वेश्चन ऑफ प्राइवेटाइजेशन के अंदर आपको इम्पैक्ट ए या इम्पैक्ट बी लिखने में मुश्किल हो रही थी, इस तरह से स्टार्टिंग के अंदर जस्टिफिकेशन करने में आपको मुश्किल होगी। लेकिन हमने इसके भी कुछ 8-10 क्वेश्चंस करने हैं। 8-10 क्वेश्चंस करने का फायदा ये होगा कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू स्टार्ट दिस 12 मार्क के लिहाज से जस्टिफिकेशंस। सही है। सो अब जरा पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो लेआउट था वो लेआउट क्या था। सही है। और उस लेआउट के लिहाज से हम किस किस तरह से काम करेंगे। तो पहले जरा मुझे लेआउट ढूंढने दीजिए क्योंकि मैंने आप लोगों को सेंड किया था और वो मेरे पास है मेरे मोबाइल फोन पर। ये फाइन जी। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि आपके पास अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज क्या है कि ये 4 चीजें जो मैंने नीचे रेड में लिखी हुई थी, ये जो मैंने लिखी हुई थी, सही है, जो मैं ग्रीन से डब्बा बना रहा हूँ अजीब का बेहंगम किस्म का, ये ओरिजिनली हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और इनमें से कोई भी एक चीज जो थी वो हमें नहीं छोड़नी। मकसद हमें वेदर का आंसर भी करना है, हमें रिजल्ट्स फ्रॉम 2A का आंसर भी करना है, हमें अदर इन्फॉर्मेशन की बात भी करनी है और एंड में हम लोगों को डिस्कस भी साथ साथ करना। सही है। इवेंचुअली हमें कंक्लूजन भी देखें। याद रखना कि जब कभी भी आपका कोई भी इवैल्यूएशन का स्कोर होगा तो याद रखना वो 2 हिस्सों में टूटता है, टू एंड समथिंग, ये फिक्स है। सही है। और ये वाला जो है ना 2, ये है आपका कंक्लूजन। मीनिंग कंक्लूजन के 2 पॉइंट्स आपको चाहिए जी। अब आपके पास बाकी पूरे आंसर के अंदर यू हैव टू इंश्योर कि जब आप कभी बात कर रहे होंगे तो उस बात को आपने किस तरह से आगे डिलीवर करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट मिस। याद रखना इसमें आपके पास नॉलेज के बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सही है। हम अगर डिफाइन नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ। ठीक है। मैं आपको बकायदा जो है वो आइडेंटिफाई करूंगा, पूरा लेआउट के अंदर आइडेंटिफाई करूंगा कि किस तरह से इसके अंदर कौन सी चीज इज नॉलेज, कौन सी चीज इज एप्लीकेशन एंड कौन सी चीज इज इवैल्यूएशन। और हम देखेंगे नॉलेज के बहुत सारे इंस्टेंसेस। ठीक है। नॉलेज के इंस्टेंसेस ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें स्टार्ट ऑफ करना क्या है। लेकिन अगर हम वहां पर ये चीज नहीं भी लिखते, आगे जाके हम इनको नहीं भी कोट करेंगे ना, हमारा नंबर नहीं कटेगा नॉलेज का, क्योंकि नॉलेज के 2 ही नंबर। सही है। तो जब आप पूरा आंसर लिख रहे होगे कि जी उससे एनपीवी के क्या फायदे हैं और एनपीवी के फायदों में से कौन सा फायदा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एनएफपी, तो अगर इस बच्चे ने एनपीवी की डेफिनेशन नहीं लिखी ना तो कोई मसला नहीं है, इसको नॉलेज थी तब उससे इतनी बात की। सही है। जब उसको पता था कि ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ये फायदा और ये नुकसान होगा तो पता था, जब भी उससे बात, उसको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करने का उसको आइडिया था, तभी उसने इतनी बात किया, तो मैं बात ही ना करता इस बारे में। सही है ना। सो नॉलेज का मतलब ये कि आपको मालूम करना है और उस मालूम होने के लिहाज से व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब इसका जो मैंने आप लोगों को लेआउट भेजा था मैं वो लेआउट सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। और फिर उसके साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मुझे 2 मिनट दे दें क्योंकि आई हैव टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम माय मोबाइल टू दिस टैब। ठीक है। 2 टाइम्स।
ओके, आप लोगों को पहले जो है वो केस स्टडी कंप्लीट करनी है, पढ़नी है। जब तक आप केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द केस स्टडी सेज एंड हाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम happens. They had to increase their holdings and have to go into this frozen food project. ठीक है, जब तक आप ये पढ़ेंगे नहीं, उससे आपको कख नहीं पता होगा इसको अडॉप्ट करने का क्या फायदा, हाउ क्या नुकसान। ठीक है, फाइल इज in process of getting transferred via Bluetooth के through ही, so wait for the transfer. Thank you. Yay, we have it. Fine. So this is basically what the answer looks like जब मैंने आप लोगों को भेजा था। ठीक है जी। So अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं। वैसे कैमरे की क्वालिटी तो अच्छी है यार, बुरी तो नहीं है। Xiaomi जिंदाबाद। अच्छा जी, अब ये चीज ज़हन में रखिएगा। मैं साथ साथ सब चीज, आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या चीज समझ नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसको जरा थोड़ा सा फाइन। ओके, सो अब ये याद रखो कि हमारे पास जो भी कोई, अब मैं यहाँ पर कुछ डब्बे बना रहा हूँ, ठीक है, ये जितने भी डब्बे बन रहे हैं या जितनी भी ये लाइंस बन रही हैं, ये सारी की सारी लाइंस जो हैं ये बेसिकली बेस कर रही हैं कि आपकी ये चीजें सब की सब जो है ये नॉलेज बेस्ड है। ठीक है, यानी आपके पास जो ये डेफिनेशन आई है, ला हौला वला कुव्वत, सही है, ये जो आपके पास आई है ये आपके पास नॉलेज है, सही है। ये जो आप लोगों ने एनपीवी की डेफिनेशन दी है ये नॉलेज है। ये जो आपने एडवांटेज 1, एडवांटेज 2, एडवांटेज 1, एडवांटेज 2, ये जितनी चीजें भी आपने लिखी है सारी की सारी आपकी नॉलेज, सही है। अच्छा, अब है क्या चीज भाई, देखो आ जाओ जरा पैराग्राफ 1 की बात करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ 1 की मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास पहले मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे डिफाइन करना, तो स्टार्टिंग पैराग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी थी। कैलकुलेशन मुझे कहां से पता चला, जरा कैलकुलेशन मुझे पता चला यहां से, जो क्वेश्चन था, इधर आ जाओ, सही है। ये किसी कैलकुलेशन मुझे पहले करनी थी, मुझे पहले करनी थी डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड कैश फ्लो से तो इस्तेमाल किए मैंने, तो मैं उसकी डेफिनेशन लिखने के क्या करूं, सो मैं डिस्काउंटेड पेबैक की डेफिनेशन लिखूंगा, सही है। फिर मुझे इस डिस्काउंटेड पेबैक के आंसर को इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट का मतलब क्या है कि क्या ये कम है, क्या ये ज्यादा है, क्योंकि हमें डिस्काउंटेड पेबैक जो है वो यहाँ पर हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, सही है। अकाउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम एआरआर, इंटरेस्ट रेट, और हो सकता है शायद केस स्टडी ने कहीं लिखा हुआ कि कितने अरसे के अंदर हमें काम करना है, ठीक है, और इस तरह की चीजें। तो आपको ये चीज देखनी है कि केस स्टडी पढ़ने के बाद यू गेट टू नो कि whether this particular idea or whether this particular thing is going to be a fine thing, a slow project, yes, it's a faster project, ठीक है। तो ये चीजें आपको केस स्टडी पढ़ने के बाद पता चलेंगी। फाइन, सो ये ज़हन में रखो कि पहले आपने क्या करना है कि उसका ओरिजिनली यू हैव टू इंश्योर, यू हैव टू इम्प्लीमेंट, इंटरप्रेट। ये जो आपने इंटरप्रेट किया है ना, ये इंटरप्रिटेशन जितनी भी है ये सारी की सारी आपकी आ जाएगी एप्लीकेशन के अंदर। ये जितनी भी इंटरप्रिटेशन है, ये जो इंटरप्रिटेशन है, सही है, ये सारी की सारी आपकी है एप्लीकेशन, यानी कि यू आर शोइंग हाउ इट इज इम्पोर्टेंट या व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनएफपी, ठीक है। तो आपने उसको इंटरप्रेट किया। फॉर एग्जांपल आंसर आता है 2 साल 6 महीने, ठीक है। अब 2 साल 6 महीने का मतलब क्या है कि अब आप इंटरप्रेट करोगे, अगर ये 2 साल 6 महीने से ज्यादा होता तो इनके उतने ही लेट कैश फ्लोज होते, उतनी अनसर्टेनिटी बढ़ सकती थी,
और अगर ये 2 साल 6 महीने से कम हो जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर देम, बिकॉज एज स्टेटेड इन द केस स्टडी के कंपटीशन जो है वो बहुत तेज बढ़ रहा है या ब्ला ब्ला चीजें, देयरफॉर एन अर्ली पेबैक पीरियड इज प्रेफरेबल। ठीक है, सो दिस इज अब अगर आपका अब जो ये चीज जो स्टार्ट हो रही है ना, ये वाली जो चीज स्टार्ट हो रही है, जो ऑरेंज कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो है खट्टा कलर, ये चीज, ये जो खट्टा कलर है, इस खट्टे कलर को ज़हन में रखो कि आपके पास ये जो चीज आई है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस को इस रिजल्ट से क्या फायदा होगा। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि यार इसके कम होने से क्या फायदा होगा, इम्पैक्ट ए, एंड फर्दर क्या फायदा होगा, इम्पैक्ट बी। और ये याद रखो कि जब कभी भी आप बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन की, याद रखना कि अगर आपके पास इम्पैक्ट ए लिखा हुआ है, सही है, और फिर आपके पास इम्पैक्ट बी लिखा हुआ है, इन दोनों में से which one is most important will be your judgment, and giving reason will be your justification। सही है, जजमेंट सिलेक्ट। अब मुझे इम्पैक्ट ए ज्यादा अच्छा लगा, इम्पैक्ट बी ज्यादा अच्छा, जो अच्छा लगा आप सिलेक्ट कर, आप रीस्टेट कर दें उसको। पहले आप लिखेंगे जी ये फायदा हुआ, सही है, इसका एनपीवी इतना आया, इसका पेबैक पीरियड इतना आया, ठीक है, और आने के बाद इसका मतलब ये है, मतलब अगर इसका 4500 इसका एनपीवी आया तो 4500 मतलब क्या है, पहले आप मतलब बताएं। तो जब आप इसका मतलब बताया तो दैट इज बेसिकली मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अब इस 4500 के आने से क्या फायदा होगा, सही है, इम्पैक्ट ए, उससे क्या फायदा होगा, इम्पैक्ट बी। अब इन दोनों फायदों में से विच फायदा यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड गिव द रीजन व्हाई। सही है, याद रखो इम्पैक्ट ए, इम्पैक्ट बी, सही है, याद रखना इम्पैक्ट ए, इम्पैक्ट बी, एंड योर जस्टिफिकेशन मस्ट बी डिफरेंट। जजमेंट को क्यों नहीं लेकर आया, क्योंकि जजमेंट निकालनी ही आपने ए और बी में से, तो वो तो रिपीट होती हुई नजर आएगी। ठीक है ना, कि मेरा द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दिस। ठीक है, तो जब कभी भी हम ऐसा को काम कर रहे होते हैं तो याद रखो हमारा आंसरिंग पैटर्न बनता है क्या है। हमारा आंसरिंग पैटर्न बनता है ये, हम लिखते हैं पॉइंट, पॉइंट को हम करते हैं लिंक, सही है। सर ये इंटरप्रेट द रिजल्ट दोबारा समझा दें जो आपने ब्लू से मार्क किया हुआ है। बता रहा हूँ, सही है, पॉइंट लिखा, सही है। जब आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे ये जो मैंने आप लोगों के सामने अभी चीज लिखी है, ये आपका एक आंसर का स्ट्रक्चर, और ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके आंसर के पैराग्राफ में हर एक जगह पर नजर आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो एज इन केस का जो कीवर्ड है, ये बेसिकली एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया है, सही है। विच लीड्स का जो वर्ड है दैट इज बेसिकली फॉर इम्पैक्ट ए की स्टार्टिंग के लिए।
हिंस का जो कीवर्ड है दैट हैज बीन यूज्ड फॉर इम्पैक्ट बी की स्टार्टिंग के लिए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट का जो है वो आपकी इवैल्यूएशन की स्टार्ट के लिए, और ये जो है ये बेसिकली इवैल्यूएशन प्लस J1 की करने के लिए, और बिकॉज का रीजन वर्ड जो है वो E प्लस J2 की बात करने के लिए। J1 इज बेसिकली जस्टिफिकेशन, सही है, सॉरी जजमेंट, और J2 इज बेसिकली जस्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये अगर आप वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्ड्स इस्तेमाल करने से आप ओरिजिनली अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि आप इस कैटेगरी से मूव करके दूसरे लेवल पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एज स्टेटेड इन द केस, सो नाउ व्हाटएवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द केस। तो आप अपने वो खुद ब खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एप्लीकेशन साइड। जब आप बात करते हैं कि दिस विल लीड टू, तो अब इसका मतलब आप टुवर्ड्स, अब आप इसके आगे की बात करें, इसकी आप चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंस फर्दर की आप बात करते हैं। जब आप द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द बिगेस्ट इफेक्ट या लार्जेस्ट इफेक्ट या ग्रेटर इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, ऐसा की बात करते हैं, सो वी आर सिग्निफाइंग कि यार हम लोग जो है किसी इम्पैक्ट के बारे में बात करें, किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हिंस ये आपको एकदम से जजमेंट साइड पे ले जाती है। जैसे ही आप इसकी रीजनिंग की तरफ जाना शुरू होते हैं, अब आपको रीजन देना, तो फॉर रीजन बिकॉज का वर्ड जो होता है दैट इज यूज्ड टू ब्रिंग द जस्टिफिकेशन एरिया, ठीक है। सो अपने आंसर्स के अंदर जब आप ये चीजें इंक्लूड करेंगे हर पैराग्राफ में, आई हैव नो इश्यूज एट ऑल if you write the most significant impact in all of your paragraphs, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनर आपको जज इस चीज पे नहीं करना कि आपने वर्ड बिकॉज लिखा नहीं लिखा, आपने ये द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बार बार लिखा है, वो इस पे आपको जज नहीं करना, वो कहना कि यार इसने इवैल्यूएशन की है नहीं की। अभी क्योंकि हमें आदत नहीं है, इसलिए हम अपने आप को प्रेशराइज करेंगे इस चीज के ऊपर, हमारा फोर्सफुली हमें उस कैटेगरी पे मूव करना, सही है। और उस कैटेगरी में मूव करने की वजह से हमें उस लेवल के लिए हमें कुछ सर्टेन डायरेक्टिव वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, सो दैट वी मूव फ्रॉम एनालिसिस टू इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन टू एनालिसिस, नॉलेज टू एप्लीकेशन। ऐसा ना हो कि हमारी नॉलेज हो और हम एकदम से इवैल्यूएशन की तरफ चले जाएं, क्योंकि हम वो डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। अब जो बात आई थी कि जी वो रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन जो है, अब रिजल्ट अगर हम निकालते हैं तो रिजल्ट का क्या मतलब है, सही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट आंसर टू दिस बिजनेस, ये असल में चीज है। और ये चीज याद रखें, ये चीज याद रखें, आप लोगों ने ये चीज एएस में की हुई है। एएस के पेपर 2 के अंदर जब आप कैलकुलेशंस करते थे तो कमेंट ऑन योर रिजल्ट वाली कहानी आप लोगों ने की हुई, प्रैक्टिस की हुई, ये वो वाली चीज है। यानी वहां पर एक फुल फ्लेज आपको 3 मार्क का स्कोर मिल जाया करता था कि आप सिर्फ कमेंट कर दें। यहाँ पर कमेंट करना इज अ पार्ट ऑफ अ बिग आंसर, समझ आ गई। सो अगर आपने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ आंसर लिखने की, तो आपने बकायदा यहाँ पे कोट किया कि जी इसका जो पेबैक पीरियड है, एज पेबैक पीरियड इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट टाइम डिस्काउंटेड विद डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ये आपने बात कर दी इतनी, तो आपने डिफाइन कर दिया पेबैक। The payback of frozen food project is 1 year 8 months, सही है, ये आपने स्टेट कर दिया आंसर। अब आपने उसको इंटरप्रेट करना है। अब इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि जी इसका मतलब क्या है कि 1 साल 8 महीने लगेंगे इन ऑर्डर टू रिकवर द इन्वेस्टेड अमाउंट, समझ आ गई है। सो इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी, 12 मिलियन जो हम लोगों ने कल देखी थी, विद द कैश फ्लोज गिवन इन द टेबल 1। यहाँ तक बात होगी, फुल स्टॉप हो। ये चीज अब आपने साथ इसका लिख दिया, द अर्लियर the payback, the better it is for the firm. And in terms of FFP, क्योंकि केस स्टडी में कोई ना कोई सिनेरियो जरूर बताया गया होगा कि what is the reason why you want quicker payback, तो आपको वहां पर वो रीजन वहां पर आप कोट कर देंगे, तो एकदम से आपकी बात कंसोलिडेट हो चुकी। अब आपने लिखना है, जैसे आपने ये पूरी बात की है, what you have done, you basically wrote the impact of payback, sorry discounted payback, इंटरप्रेट कर लिया, सही है। अब आप बात करेंगे इम्पैक्ट की। अब बताओ पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड पेबैक का फायदा क्या है, सही है। जब जैसे फायदा बताओगे तो आपके पास आ गया इम्पैक्ट ए, और उसके बाद उसका फर्दर इम्पैक्ट बताओगे तो हो गया इम्पैक्ट बी। अब दोनों इम्पैक्ट्स में से व्हिच वन यू थिंक इज द बेस्ट वन, ये हो गया आपके पास बेस्ट वन, हो गया आपके पास जजमेंट। और क्यों वो बेस्ट वन है, ये आपके पास हो गया चेक। जब आपका ये काम खत्म हो गया, समझे आपका एक पैराग्राफ खत्म हो चुका है। और ये याद रखें कि ये जो आपके पास, नहीं ये तो हो गया, चलो अच्छा, ये जो आपके पास है
सही है। ये जो आपके पास है जितने भी जजमेंट एंड जस्टिफिकेशंस है, सही है, ये जितने भी J1 J2s आ रहे हैं, ये सारे के सारे J2s जो हैं, ये सब के सब आपके पास क्या है, इवैल्यूएशन। सही है, ये भी इवैल्यूएशन है, ये भी इवैल्यूएशन, सारा का सारा येलो मार्क जितना भी मैंने किया, ये सब का सब क्या है आपका, इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इतनी सारी इवैल्यूएशन करने की जरूरत क्या है, क्या सर इसकी तो जरूरत है, ये तो याद रखो कि इसका जो इसके जो मार्क्स है ना, इस वाले पैराग्राफ के, इसके तो 2 मार्क्स। सही है, याद रखो इस चीज को। इस वाले पैराग्राफ के अंदर आपको ई के 2 मार्क मिलेंगे, 1 मार्क, दूसरा मार्क, ये 1 मार्क है और ये 1 मार्क। फाइनल वर्डिक्ट देना 1 मार्क मिल जाएगा, कंक्लूजन लिखना 1 मार्क मिल जाएगा। अब सर ये जो हम लोगों ने 4 की हुई है, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये वाली जो आपके पास है पूरी की पूरी इवैल्यूएशन साइड जो हो रही है, ये 0.5 मार्क्स की है, ये जो की है ये 0.5 मार्क्स की है, ये जो की है ये बेसिकली 0.5 मार्क्स की है, और ये जो की है ये बेसिकली 0.5 मार्क्स की। ठीक है, और ये याद रखना कि ये दोनों साथ होंगे, ये दोनों साथ होंगे तब 0.5 मिलेगा, सिर्फ जजमेंट के ऊपर 0.5 नहीं मिलेगा, इसे जस्टिफिकेशन में दोनों होंगे। ये समझो कि जजमेंट इज योर अनलॉकिंग द डोर एंड जस्टिफिकेशन इज एंटरिंग द रूम। सही है, यू हैव टू एंटर द रूम, नॉट ओनली टू अनलॉक द डोर। सही है, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना कि जब कभी भी आप बात कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ एनी एनालिसिस, सो एनालिसिस के लिहाज से ये जितने भी आपके पास आए, इंपैक्ट ए, इंपैक्ट बी, सॉरी, ये जितने भी आपके पास है, ये सब के सब जितने भी आपके पास है, सब के सब क्या आपके एनालिसिस। वो आप देख सकते हैं एनालिसिस में कितना की है। एनालिसिस हम लोगों ने कहाँ का एनालिसिस किया, हमारा पहला एनालिसिस ये है, दूसरा एनालिसिस हमारे पास ये है, तीसरा एनालिसिस हमारे पास ये है, चौथा एनालिसिस ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है। 8 हो गए हमारे पास। और मार्क्स कितने एनालिसिस के हमारे पास, 4, यानी कि एक दफा का एनालिसिस कितना बनेगा, 0.5। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, 8 एनालिसिस सामने रखे में 4 मार्क्स है, 8 आने का एक हो गया, 0.5 का एक हो गया, जो करोगे नंबर मिल जाएगा। अच्छा, इसमें भी इम्पैक्ट ए के साथ बी होना लाजमी है, करोगे तो 0.5 मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, खत्म कहानी। ठीक है, सो एवरी सिंगल थिंग इज सो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें हम हर एक को बड़े क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें मिल क्या रहा है। मीनिंग अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ आंसर के लिहाज से, तो ये याद रखो कि हमारे पास नॉलेज आपके पास है 2 नंबर की, एप्लीकेशन अगर 2 नंबर की, ये तो हम बड़े आराम से ले ही लेंगे, इसमें मसला नहीं है। ये जो आपके पास एनालिसिस 4 मार्क की है, तो ये याद रखो कि हर एनालिसिस आपके पास होगी 5 0.5 मार्क्स की, और उसको 8 टाइम 8 डिफरेंट जगहों पे नजर आना चाहिए। सही है, जब ये 8 डिफरेंट जगहों पे आपकी एनालिसिस नजर आएगी, मीनिंग आपने अब वो हर एक के 0.5 इंक्लूड किए हैं, एंड हेंस यू आर गेटिंग द स्कोर। बिल्कुल इस तरह से जब हम बात करेंगे इवैल्यूएशन की, तो ये याद रखना कि 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स। सही है, ये ऐसे चीज चलती है हमेशा। ये जो 2 मार्क्स हैं ये तो फाइनल पैरा के, भूल जाओ इस चीज को। ये जो 2 मार्क्स हैं ये कैसे मिलेंगे आपको, 0.5 इंटू 4। अब क्या करें यार, देयर इज नो वे आउट, ऐसे ही होता है मार्किंग, कैसे कर सकते हैं इस चीज को। अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज के लिहाज से, तो नॉलेज के अंदर अगर हम बात करें तो नॉलेज के तो आप देखो इंस्टेंसेस कितनी है, नॉलेज की इंस्टेंस 1, नॉलेज की इंस्टेंस 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अगर हम इसमें से किसी 2 के बारे में बात भी कर लेते वुड दैट बी एन इशू। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं ये डेफिनेशंस नहीं भी लिखता ना, ये मैं डेफिनेशंस नहीं भी लिखता डिस्काउंटेड पेबैक की, मेरे पास फिर भी मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि मेरे पास फिर कितने हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब कितने रह गए, 1 2 3 4, 4 मार्क्स रह गए। तो ये आपके पास किस तरह से बन जाता, ये आपके पास बन जाता 0.5 इंटू 4, खत्म कहानी। जितने भी आपने इंटरप्रिटेशंस की हैं वो तो साथ साथ चलेंगे चलेंगे। ठीक है, सो एवरी सिंगल थिंग इज लाइक, ये समझ लो
एग्जामिनेशन में ना आप लोगों को चीज समझनी क्या है, आपकी चीज समझने की ये है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं उसका मतलब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, डोंट राइट इट डाउन, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स ऑफ इट। सो बिला वजह की चीज तो हमने लिखनी ही नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। सो इस चीज को ज़हन में रखो कि आपके पास ये जो पहला जो क्वेश्चन था, ये जो हमारे पास था, सही है, ये हमने क्या किया, हमने 4A का आंसर किया। फिर ये जो आंसर हमारे पास आया पैराग्राफ 3 और 4 का जो पैराग्राफ आया, ये किसने आंसर किया है, इसने, हमने वेदर को आंसर किया है। सही है, वेदर यस। ठीक है, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, उसका इम्पैक्ट ए, इम्पैक्ट बी, J1 J2। और अगर मैं फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने देखो तो मैंने यहां पर आपके पास डिसएडवांटेज की इवैल्यूएशन के आगे लिखा है देयर इज नो इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड। ये देखो, ये चीज जो मैंने लिखी, सही है, ये चीज मैंने यहां पर भी लिखी। क्यों, क्योंकि ओरिजिनली ये जब आप लिख रहे होंगे, डिसएडवांटेज लिख रहे होंगे उसी पैराग्राफ के अंदर, तो ये आप किस वर्ड के साथ चल रहे होंगे, हाउ एवर, और हाउ एवर यहां पर भी आ रहा होगा। यानी एडवांटेज लिखने के बाद जब आप बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इशू की, तो वहां पर आप इसको हाउ एवर के साथ करेंगे, और आमतौर पे हाउ एवर्स आल्सो आर कंसिडर्ड एज इवैल्यूएशन। ठीक है, कहीं पर ये लाजमी होता है, कहीं पर ये ऑप्शनल होता है। ठीक, सो हर एक को अलग अलग, यानी एक्सेप्ट करूंगा तो क्या फायदा होगा, हाउ क्या नुकसान होगा। हो सकता है भाई फास्ट फ्रोजन फूड प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारी नेट सेल्स बढ़ जाए। ठीक है, ये हमें एक नई मार्केट के अंदर एंट्री मिल जाएगी, उसका इम्पैक्ट ए बताइए, बी बताइए, J1 J2 कर दिया। हाउ एवर नई मार्केट में जाने से हमारा ब्रांड इमेज जो है वो उतना डेवलप नहीं होगा, और नई मार्केट के अंदर मे नॉट बी एबल टू कैप्चर द मार्केट शेयर एज वी हैड इन आवर प्रीवियस मार्केट। सही है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट ए लिखकर आपने, इम्पैक्ट ए और बी लिखकर आपने छोड़। लेकिन अगर मैं नहीं करता तो क्या फायदा होगा, अगर मैं नहीं करता तो जो पैसा मेरा अभी फास्ट फूड प्रोसेसिंग और फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग में लगने वाला है, वो पैसा मैं अपने किसी एग्जिस्टिंग इम्प्रूवमेंट में लगा सकता हूँ, और उससे कैंपेनिंग कर सकता हूँ, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, इम्पैक्ट A1 J1 J2 करते काम। हाउएवर अगर मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेस नहीं करता तो मुझे जो इंटरनेशनल मार्केट के जो एक्सपोजर मिलने वाला था, या मेरा जो कॉम्पिटिटर आगे भाग रहा था, या इतनी अच्छी डील फॉर शॉर्ट रन जो थी जिससे मैं अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर सकता था, वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। हेंस देयर इज गोइंग टू बी अ कंसिस्टेंट प्रॉब्लम विद द बिजनेस, इम्पैक्ट ए एंड इम्पैक्ट बी। मीनिंग आपने ये सोचना है, जब आपने ये काम करना है इस पूरे के अंदर, तो ये चीज अपने जहन में आपको क्लियर करनी है कि अगर आपका ये फास्ट फूड का, ये फ्रोजन फूड का जो प्रोजेक्ट है, सही है, फ्रोजन फूड का जो प्रोजेक्ट है, ये अगर एक्सेप्ट हो जाता है, सही है, और ये अगर रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो मुझे एक एडवांटेज क्या मिलेगा, और इसके साथ इसका एक डिसएडवांटेज क्या होगा। अगर ये रिजेक्ट कर दूंगा तो रिजेक्ट करने का कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना, सही है, और अगर करूंगा तो क्या हमारे पास डिसएडवांटेज आएगा। ठीक है, जब ये चीज आपको जहन में क्लियर हो जाएगी कि मुझे इस तरह से आंसर को डेवलप करना है, तो देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट रीजंस। ये फिर इनके आप रीजंस ढूंढेंगे, इन सब के आपको रीजंस ढूंढने हैं कि ये तमाम तर रीजंस आप लोगों के रीजंस फ्रॉम केस, सही है, रीजंस ढूंढे क्या डिसएडवांटेज हो, क्योंकि केस स्टडी में ये बात की गई है, क्योंकि उसके लिहाज से ये आपने रीजनिंग कहां से ढूंढनी है, आपने रीजनिंग ढूंढनी केस में से, सो दैट उसका फिर आप इम्पैक्ट वगैरह निकाल सकते। ठीक है, जब ये काम हो गया, फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं, ये आपके पास हो गया, अब आ जाते हैं हम अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर, और मैंने लास्ट क्लास के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन लिखवाई थी। ठीक है, ये जो अदर इन्फॉर्मेशन की कहानी आई है, ये ओरिजिनली वही सारे फैक्टर्स हैं, ये वही सारी बातें जो है लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मैंने पेपर पे लिखवाई थी, कि HR इशू आ सकता है, फाइनेंस इशू आ सकता है, ऑपरेशन इशू आ सकता है, मार्केटिंग इशू आ सकता है, शेयर होल्डर कंसर्न इशू आ सकता है, आपके जो एक्सिस्टिंग जो आपका बिजनेस है उसका इशू आ सकता है, प्लस एक बहुत बड़ा इशू जो एग्जिस्ट कर सकता है इसके अंदर, दिस इज द डिस्काउंट फैक्टर।
सही है, एंड द फ्यूचर कैश फ्लो इशू। अगर डिस्काउंट फैक्टर ही, बाकी सब गए चने खाने। सही है, सारा एचआर, सारा फाइनेंस, सारा ऑपरेशन गया चने खाने के लिए। अगर डिस्काउंट फैक्टर ही सही नहीं है, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो बन रहा है वो सही नहीं होगा। सिमिलरली अगर जो फोरकास्टेड कैश फ्लो है वो ही एक्यूरेट नहीं है, तो देयर इज नो वे कि आप जितना भी अच्छा आप डिस्काउंट फैक्टर लगा लें, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंस। आपकी अनऑथेंटिसिटी रिमेन्स देयर। फाइनल चीज, जो फाइनल पैराग्राफ है, इसके लिहाज से अगर हम बात करें, अब मैं कौन सा कलर लूं, अब मैं लेता हूं ये वाला, ठीक है। बहुत बुरा मार्कर है जी, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, सॉरी। येलो तो मुझे अभी तक सबसे अच्छा लगता है, बहुत वाइब्रेंट, ठीक है। जो फाइनल पैराग्राफ है उसमें आपने क्या करना है कि अब आप ये नहीं देखना है कि मुझे ओवरऑल इस कंडीशन के अंदर रहते हुए या तो मैं एक्सेप्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, या तो मैं एक्सेप्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, या मैं रिजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो भी कोई इस्तेमाल कर रहा हूं, आई हैव टू इंश्योर कि मुझे इसका एक नया एडवांटेज देना है। नया एडवांटेज होगा तो फिर के होगी, सही है। तो जहां मैंने एडवांटेज किया वहां के आ गया, तो ये के कोई मानी नहीं रखता, लेकिन इसके एनालिसिस मानी रखते हैं, ये मानी रखता, ये मानी नहीं रखता। सही है कि यार ये नॉलेज देनी चाहिए, क्योंकि देनी इसलिए लाजमी है क्योंकि मुझे इसका इम्पैक्ट बताना है, बगैर लिखे मैं इम्पैक्ट बता नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करना शुरू कर दूं, यार जो फायदे है ना, वो फायदे ये हैं कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, और जब मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो यू विल हैव अ फ्रेश एंड हेल्दी लाइफ, और उससे आपके बिजनेस जो है, आपकी जो एक्टिविटीज है वो काफी अच्छी हो जाएंगी। अगर मैं ऐसी कोई बात करता हूँ, आप कहेंगे सर ये मुझे बता सकते हैं ये इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म किससे सही होगा? यार नॉलेज के नंबर नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा, उसमें कह रहा हूँ इससे होता है। किससे होता है ये तो बता दो। तो जब तक ऐसा स्टेट ही नहीं करूंगा, हाँ इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मार्क नहीं है, लेकिन स्टेट करना लाजमी है, क्योंकि अगर मैंने स्टेट नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट बताना मेरे पास तो बनती नहीं। ठीक है। और ये जो आखिर में जो चीज आई कि न्यू प्रोडक्ट रेंज हाईली कंपेटिटिव मार्केट के लिए क्यों इंप्रूव होता है, दैट इज ऑल फ्रॉम योर एएस। पढ़ा हुआ है ना पोर्टफोलियो एनालिसिस, उसमें लिखा हुआ है कि कंपेटिटिव मार्केट के अंदर क्यों होना चाहिए, आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स क्यों होने चाहिए, सो ये याद रखो कि ये पेपर के लिहाज से 12 मार्क का क्वेश्चन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दीजिए, आप समझेंगे इस तरह से आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर लिखा, ये पूरा एरिया आपके पास है प्लस ये एरिया देख लो, 12 मार्क नीचे लिखे, बस ये एरिया आपके पास है, ये और ये और ये और ये। जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई और है, सिर्फ मैं 12 मार्क के आपको लेंथ बता, सिर्फ आपका ये 2 पेजेस है और कोई पेज नहीं है। सो यू हैव टू इंश्योर कि यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन दिस फैशन कि ये इसी पेज में है। अब मसले स्टार्ट होंगे, ये इन इस एरिया में फिक्स करना विद ऑल दिस रिक्वायर्ड एलिमेंट, इट्स गोइंग टू बी वन आर्ट। ये एक आर्ट है आपको, जिसमें आप ओरिजिनली किस तरह से इस आंसर को 6 पैराग्राफ्स को कैसे आप स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे लिखते हैं, और उसके लिहाज से जब आप बात करते हैं तो आपके पेज इससे ज्यादा नहीं यूज होने चाहिए, ठीक है। यहां तक बात समझ आती है, क्लियर होती है कहानी? सो अब मुझे बताएं कि कितने लोगों को अब कोई इशू है, तो प्लीज रेज योर हैंड, स्टिल यू हैव इश्यूज।
पक्का सबको समझ आ गया? जबरदस्त यार, या तो सब सो रहे या मैंने अच्छा समझाया। ठीक है, तो अब चलिए बिल्कुल सही है, अगर आप लोगों को समझ आ गया तो दैट्स गुड इनफ। आप लोगों की जो है अब इस वजह से जो आप लोगों का ओवरऑल ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दिस क्वेश्चन सही है, मस्ट बी सबमिटेड ये गूगल क्लासरूम पे होगा, सही है, और हम डेट देखते हैं। AM नॉट PM, सही है, 11 की सुबह, सुबह 11 बजे, संडे की 11 सुबह बजे तक नहीं, संडे के 11 बजे सुबह तक आपको ये असाइनमेंट जमा करवाना है। सही है, सो ये चीज ध्यान में रखिएगा, लेट वाले जो है वो अपना आंसर अपने पास ही रखिएगा। ठीक है, ये असाइनमेंट जो है ये मैं आप लोगों की अभी थ्रू कर दूंगा ऑन गूगल क्लासरूम, सो दैट आप लोगों के पास ये असाइनमेंट आ जाए और फिर आप इसमें असाइनमेंट के लिए मेहनत करना शुरू कर देंगे। आई नो दैट आप लोगों को ये आंसर लिखने का कितना शौक हो रहा है, आप लोग कितना मिस कर रहे हैं आंसर लिखना, और लेकिन इसकी जो है वेट इज ओवर नाउ, और आप लोगों की असाइनमेंट आप लोगों के सामने है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट आंसर यू आर गोइंग टू राइट डाउन फॉर 12 मार्क्स। ठीक है, हमने 10 मार्क के तक 6, 7, 8 क्वेश्चंस किए थे, इस अभी हम 12 मार्क के 6, 7, 8 क्वेश्चंस करेंगे, तो शुरू के अंदर डेफिनेटली यस आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होंगे, द मोर टू राइट द बेटर यू बिकम। Any questions regarding this thing? किसी का दिल चाह रहा हो कि सर ये असाइनमेंट की जो डेट है या टाइमिंग है ये सही नहीं है, और सर ये आप इतना टाइम क्यों दे रहे हैं सर, आप एक काम करें, आप सैटरडे को क्यों नहीं ले लेते? कोई अगर ऐसा है स्टूडेंट कि सर ये संडे की जगह पर 30 अगस्त की जगह पर 29 को आपको हम सबमिट करवा दें, तो आप लोग उससे, मैं आपकी बात सुनने को तैयार। ओके, मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए संडे इज फाइन, सो दैट इज दैट। इंशाल्लाह ताला अब प्लीज जो आप लोगों की जो पहली वाली क्लास के अंदर जो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन लिखवाई थी, उसके आगे जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तक हम पहुंच चुके हैं, उसके आगे प्लीज ये वाला साल भी लिख लीजिए। ठीक है, रिमेंबर आप लोगों ने ये सब चीजें लिखनी है ताकि आपका टेबल कंप्लीट हो जाए, कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट जो कंप्लीट हो। आपने सारे टॉपिक्स तो लिख लिए हैं, लेकिन उसके आगे आपने साल भी लिखना है, तो वो साल भी साथ साथ अपडेट करते रहें, ताकि जब कभी भी आपको रिविजन करनी हो तो यू नो कि किस साल का कौन सा क्वेश्चन आपने इसके बिहाफ पे किया हुआ है। ठीक है, so that's it. Inshallah ta'ala, next week is going to be a new topic, that is going to be improvisation over this investment appraisal के results, which is going to be the decision tree analysis. ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे। ठीक है जी, जाएं जी, एंजॉय करें, हैव फन, अल्लाह हाफिज।